पंजाबी में जो काइट होती है ना, पतंग, उसको गुड्डी कहते हैं। अब ये लाइन सुनो। कई लोगों को लगता है कि इस गाने में गुड्डी मतलब गुड़िया की बात हो रही है, कि यार ये लड़की कितनी स्वीट है, कितनी प्यारी है, इसको एक गुड़िया के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बट नहीं, यहाँ पे पतंग को एज अ मेटाफर लिया गया है इस लड़की को डिस्क्राइब करने के लिए। पंजाबी में एक इडियम भी है जिसे कहते हैं गुड्डी चढ़ना, मतलब शिखर पर या चरम पर पहुंचना। जब कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं गुड्डी शिखरां ते जट दी, उत्तों जट तोड़ा पटनी। मतलब इस इंसान की पतंग ऊंचाइयों को छू रही है। पर इस गाने में पटाखा गुड्डी में पतंग के मेटाफर का क्या काम है? यहां इस लड़की ने तो ऐसी कोई सक्सेस हासिल नहीं कर ली, कोई ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच गई। तो क्या सिमिलैरिटीज है पतंग में और इस लड़की में? ये इतना खूबसूरती से बताया है इस गाने में, आप सुन के ना आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि एक पतंग वैसे तो अलमारियों में बंद पड़ी रहती है, लेकिन जब वो उड़ती है ना आसमानों में, एकदम आजाद होती है, बेखौफ, यहां से वहां हर जगह जाती है, जैसे कि कोई नशे में डोल रहा हो। वैसे ही ये लड़की अब तक अपने जिंदगी में कैद थी अपने घर में, लेकिन अब वो आजाद हुई है। अब वो अपनी जिंदगी में उड़ान भर रही है, यहां वहां घूम रही है, जैसे कि एक पतंग उड़ती है। इसलिए लिखा है नशे में उड़ जाए। और आप एक पतंग के नजरिए से देखो, उसको नहीं पता आसमान में कि उसकी डोर कौन संभाल रहा है। उसने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में छोड़ दिया और वो मस्त मजे से उड़ रही है, वो आजाद आसमानों में घूम रही है। उसी तरीके से इस लड़की ने भी अपना कंट्रोल, अपनी डोर इस रब के हवाले छोड़ दी है। उसने उसके ऊपर पूरा फेथ डाल दिया है अपना कि तू संभाल। उसके हाथों में अपनी डोर छोड़ देना, इसका मतलब कंप्लीट सरेंडर कर देना। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। वो जो डायलॉग है ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जस्ट लूज कंट्रोल, हैव फेथ कि अगर उसने मुझे कोई प्रॉब्लम में डाला है ना, तो इस प्रॉब्लम से निकालेगा भी वो ही। मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वोगी, ना मालिक लेके तो। और ये लड़की कोई साधारण सी लड़की नहीं है, ये एकदम बोल्ड है, एकदम रेबल है, जो अपने घर वालों से, समाज से लड़ के अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए पतंग के कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया गया है, पटाखा। जैसे हम बोलते हैं क्या पटाखा लग रही है, तो ये पतंग भी एकदम पटाखा है, ये एकदम रेबल है। इसका नेचर के बारे में बताने के लिए ये वर्ड को यूज किया है। हम जब किसी से रास्ता पूछते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि आगे से दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। आप अगर पंजाब में किसी से रास्ता पूछोगे ना, तो बहुत चांसेस है कि लोग आपको बोलेंगे कि सज्जे चले जाओ, खब्बे चले जाओ। सज्जे खब्बे बेसिकली मीन्स दाएं बाएं या राइट लेफ्ट। हमको मराठी में एक पोएम थी बचपन में, उसमें था कि इकड़े तिकड़े चोही कड़े, हियर देयर एवरीवेयर। तो वो सब दिशा में, शी इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेसेस, उसको दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि सज्जे खब्बे। और आगे लिखा है दब्बे किल्लियो। ये दब्बे किल्ली के पीछे इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, आपको सुन के एकदम बहुत मजा आने वाला है। पंजाबी में एक बहुत फेमस फ्रेज है कि चक द फट्टे दब द किल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। तो ये जो चक द फट्टे के बाद आता है ना दब द किल्ली, उसी को इस गाने में दब्बे किल्ली करके यूज किया गया है। अब ये दब्बे किल्ली का एक्चुअल मीनिंग इस गाने में क्या है, इसको समझने के लिए ना हमको ये चक दे फट्टे वाले फ्रेज का थोड़ा हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, तब हमको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और इस गाने का मीनिंग भी समझ में आएगा। कहते हैं कि 18th सेंचुरी में जब मुगल्स का अत्याचार या अटैक्स बहुत बढ़ गए थे पंजाब में, तो जो सिख वॉरियर्स थे उन्होंने मुगल्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, वॉरफेयर टेक्निक्स यूज करना शुरू की। तो वो लोग नदी या कैनाल्स क्रॉस करके मुगल्स के कैंप में जाते थे, वहां अटैक करते थे, और वापस आते वक्त वो जो नदी के ऊपर या कैनाल्स के ऊपर लकड़ी के ब्रिज बने होते थे, वो लकड़ी के ब्रिज लकड़े के फट्टों से बने होते थे। तो वो लकड़ी के ब्रिज उठा के ले आते थे, जो फट्टे रहते थे वो उठा के लेके आते थे, ताकि मुगल्स उनके पीछे ना आ पाए वापस से अटैक करने के लिए। तो ये जो फट्टे उठाना है, उठाने को पंजाबी में कहते हैं चकना। अब उठाने को कहते हैं चक दे और फट्टे, क्योंकि लकड़ी के फट्टे, तो वहां से फ्रेज बना कि चक द फट्टे। अब धीरे धीरे ना इस चीज को वॉर क्राई के जैसा यूज करने लगे, ताकि सोल्जर्स में या जो वॉरियर्स है उनमें जोश आए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, या फिर जो बोले सो निहाल, वैसे इस फ्रेज को यूज किया जाने लगा कि चक द फट्टे।
आज भी अगर कोई एकदम बहुत जोशीला गाना बनाना है जिसके अंदर बहुत एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर इस फ्रेज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे चक दे हो चक दे इंडिया। अब ये तो बात थी 18th सेंचुरी की, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इस फ्रेज में कुछ बदलाव आते चले गए। जैसे कि ये फ्रेज पॉपुलर हुआ तो ट्रक ड्राइवर्स ने भी यूज करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो जलंधर से दिल्ली आते थे और जलंधर से दिल्ली जाने का डिस्टेंस है 380 किलोमीटर, जो लगभग सुबह से शाम में तय किया जा सकता है। तो ट्रक ड्राइवर्स ने इस फ्रेज को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੱਬ ਦੇ ਕਿੱਲੀ सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। अब जो ट्रक के पीछे माल भरने के बाद वो जो लकड़ी का एक प्लैंक होता है ना जो हम बंद करते हैं ताकि माल गिरे ना, वो लकड़ी के फट्टों का बना हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं कि फट्टा उठा के लगा, मतलब चक दे फट्टे। और वो फट्टे को लॉक करने के लिए एक आयरन की रॉड होती है, एक जो बार होती है जिसके अंदर से वो लॉक हो जाता है फट्टा, उसको बोलते हैं किल्ली। तो चक दे फट्टे दब दे किल्ली, की फट्टा उठा और किल्ली दबा, माल भर और सुबह जलंधर शाम में दिल्ली। रुकना उकना नहीं है बीच में, एकदम स्पीड से जाएंगे, सीधा दिल्ली आके रुकेंगे शाम में, वहां खाना खाएंगे। किल्ली का एक और मतलब होता है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना उनका जो गियर का लीवर होता है उसको भी वो लोग किल्ली बोलते हैं। तो चक दे फट्टे, माल लोड कर और किल्ली दबा, तू गियर डाल और चल सीधा दिल्ली स्पीड से। तो ये जो स्पीड से जाने का है ना कि बिना रुके हमें बिना डिस्ट्रैक्शन से आगे जाना है, उसको यूज करने लग गए दब द किल्ली। रावण मूवी में भी एक गाना यूज किया गया इसी फ्रेज की वजह से। और इसी दाब दे किल्ली को अपने पटाखा गुड्डी में दब्बे किल्ली करके यूज किया गया है कि वो जो पतंग है, जो लड़की है, वो हर दिशा में जा रही है, यहां वहां सब जगह जा रही है और स्पीड से जा रही है, एकदम बेखौफ, किसी का डर नहीं है उसको। तो उस स्पीड से जाने के लिए दब्बे किल्ली, राइट लेफ्ट स्पीड से एवरीवेयर, है ना मस्त। अब तक इस गाने में उस लड़की के आउटर कंडीशंस को, उसकी लाइफ को और उसके परिस्थिति जैसी चल रही है जिंदगी में, उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। बट अब राइटर ने ऐसी लड़की का हुलिया डिस्क्राइब किया आगे की लाइंस में कि ऐसी जो लड़की है जो इतनी आजाद है, इतनी बेखौफ घूमती है, वो दिखने में कैसी होगी इस राइटर्स की इमेजिनेशन में। पान की गिलोरी अगर आपको नहीं पता है ना, आप YouTube पे सर्च करना, आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएंगी कि पान की गिलोरी बनाते कैसे, और आपको थंबनेल में पिक्चर्स भी दिख जाएंगे कि गिलोरी किस चीज को बोलते हैं। जो तो ये लड़की जो है राइटर के हिसाब से कि ये लड़की पान की गिलोरी खाती होंगी और एक लाहौरी सूट पहनती होंगी। लट्ठा एक फैब्रिक होता है, कॉटन का फैब्रिक होता है, और जो कॉटन के सूट्स हैं वो लाहौर के बहुत फेमस है। तो वो जो लड़की है वो लाहौरी सूट पहन रही है, वो पान की गिलोरी खा रही है और वो यहाँ वहां घूम रही है जैसे बिल्ली घूमती है ना, उछलते कूदते। ये था इस लड़की का हुलिया कि वो बाहर से कैसी दिखती है, लेकिन आगे के लाइंस में उसका इनर कैरेक्टर बताया गया है कि उसकी सोल कैसी है, वो मन से कैसी है, उसका नेचर कैसा है। और वो अंदर से जिस तरीके की लड़की है ना, जिस तरीके के ख्यालों की है, उस चीज को जस्टिस देने के लिए सिर्फ एक मेटाफर काफी नहीं था, इसलिए इस गाने में 3 मेटाफर्स यूज किए गए। पहला है एक पीपल का पेड़, दूसरा मेटाफर है बारिश का पानी, और तीसरा मेटाफर है जंगल की हरियाली। तो इसके आगे के वीडियो को हम लोग इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक मेटाफर्स को ना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मेटाफर इस लड़की के साथ रिलेट कर रहा है। इतना ब्यूटीफुल है ना, आप एकदम दिल खुश हो जाएंगे यार आपका। पंजाबी लैंग्वेज में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उनको बूटा कहते हैं, और जो फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं बड़े वाले उनको कहते हैं रुख। तो यहाँ पे रुख पीपल का मतलब पीपल का झाड़, पीपल का पेड़ की बात हो रही है। ये जो लड़की है ये पीपल के पेड़ की तरह है। पीपल के पेड़ की हर कोई पूजा करता है, हर जगह पे कहते हैं कि गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटन मिला था। कई सारे मॉन्क्स या जो साधु लोग होते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी साधना करते हैं। कई सारे रिलीजन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पीपल के पेड़ का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना सेक्रेड माना जाता है उसको, लेकिन फिर भी कोई अपने घर पे पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वास्तुशास्त्रों के हिसाब से पीपल का पेड़ घर पे लगाना अशुभ माना जाता है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। पीपल के पेड़ की जो रूट्स होती है, जो जड़ें, वो इतनी स्प्रेड होती है ना कि अगर आप अपने घर के पास उसको लगाओ तो उसकी जड़ों की वजह से आपके घर की दीवारों में क्रैक्स आने लगती है।
तो इसलिए कोई भी अपने घर के पास उसको लगाने नहीं चाहता। ये जो इसको पूजता हर कोई लाइन है ना, मेरे को लगता है इसका सबसे एप्ट मीनिंग ये हो सकता है कि आज भी हमारे समाज में जब लोगों के घर में बेटियां पैदा होती है ना, तो लोग इतना खुश नहीं होते, लोग नाराज होते क्योंकि उनको बेटा चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम यही लोग सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ की पूजा करते, जबकि वो भी औरतें हैं, और एक औरत घर में पैदा हो रही है तो तुमको नाराजगी हो रही है। तो ये जो दोगलापन है ना लोगों का, इसी को दिखाने के लिए लाइन लिखी गई है कि इसको पूजता हर कोई, इसकी फसल किसी ना बोए और घर भी रख सके ना कोई। एक तो तुमको पूजा करना है लेकिन तुमको घर पे भी नहीं चाहिए। तो ये जो दोगलापन है ये इस चीज से दिखाई देता है। रास्ता नापना मतलब हिंदी में एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि घूमना, ऐसे इधर उधर रैंडमली घूमना। हम बोलते हैं ना चल रास्ता नाप अपना, तो यहाँ पे रास्ता नाप रही मर्जानी मतलब ये लड़की घूम रही है मस्त, यहाँ वहां रास्ता नाप रही है। अगली लाइन है के रास्ता नाप रही मर्दानी, पत्ती बारिशदा है पानी। जैसे बारिश का पानी आसमान से गिरता है, जमीन पे टच होने के जस्ट पहले तक वो एकदम प्योर वाटर ड्रॉप होता है, उसके अंदर कोई मैल नहीं होता, कोई धूल मिट्टी नहीं होती, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है वो। लेकिन जैसे ही वो जमीन को टच करता है ना, वो इसकी मिट्टी में मिलके मैला हो जाता है। जब नजदीक जहान ते आड़ी, टुकड़ी मैली से हो जानी। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, वो एकदम क्लीन स्लेट लेके पैदा होते हैं, एकदम प्योर सोल। हम उनको बोलते भी है ना ये भगवान का रूप है, क्योंकि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो दुनियादारी में शामिल होने लगते हैं, हम लोग उनको अपनी तरह बना देते हैं। ये दुनिया में मिल के, ये दुनियादारी सीख के वो भी हमारी तरह मैले हो जाते हैं, वो भी सब लोगों से नफरत करने लगते हैं, काला गोरा अमीर गरीब छल कपट सीख लेते हैं। तो इस गाने में इस लड़की को भी उस पानी की प्योर बूंद की तरह बोला गया है जो अब तक इस जमीन पर टच नहीं हुई है। जब हम घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे ये वाला पौधा हमारे घर में लगा हुआ है, इसको मैं रोज पानी डालता हूँ, तब जाके ये हरा भरा है। तो मैं इसका माली हूं ना, मैं इसका गार्डनर का काम कर रहा हूँ। लेकिन जो जंगल में हरियाली होती है उसका तो कोई माली नहीं होता ना, कोई जाके वहां रोज पानी नहीं डालता, वहां कोई दवाइयाँ नहीं डालता। लेकिन फिर भी जंगल की हरियाली इतनी हरी भरी कैसी होती है? क्योंकि उसका माली है मौला। तो इस लड़की को वही बोला जा रहा है कि तू भी एक जंगल की हरियाली की तरह है। तेरा ऐसा नहीं है कि कोई तेरा ध्यान रखने वाला नहीं है, तेरा कोई केयर टेकर नहीं है, तू बिंदास घूम, क्योंकि तेरा माली है मौला, वो तेरा ध्यान रखेगा। तो लोग तेरे को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये क्या फालतूगिरी कर रही है, लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता, लड़कियों का लाज है, शर्म उनका गहना होता है। तो ये सब फालतू की बातों पे ऐसी गाली, ऐसे क्रिटिसिज्म पे दे ताली, क्योंकि उसकी कदम कदम रखवाली। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, चार लोग बोलेंगे कि ये शोभा नहीं देता, ये फालतू की चीजों की सोच सोच के तो आफत मत डाल। तू बस एक काम कर, तू ले नाम रब का, नाम साई का। वैसे तो इस गाने का मोटा मोटा पूरा डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस गाने में कुछ और लाइंस है जो हमने कवर नहीं की। जैसे कि झल मीन्स होता है पागलपन। जैसे हम बोलते हैं ना, झल्ला मेरा आशिक झल्ला, वो जो गाना था ना, तो वो लड़के को पागल बुला रहे उस गाने में। हम बोलते हैं ना क्या झल्ली लग रही है, मतलब लड़की, पागल लड़की। तो झल जो होता है वो पागलपन, और खलेरन मतलब टू स्प्रेड, फैलाना। तो ये लड़की पागलपन फैलाने, मस्ती फैलाने घूम रही है, झल्ल खलेरन चल्ली। इसके अलावा इस गाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, और वो है जुगनी। अब जुगनी वर्ड सिर्फ इस गाने में नहीं, और भी बहुत सारे गानों में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जुगनी हंसदी वे हंसदी के दिल आई हूं पीर मेरे जुगनी जी तेरे लावाले। अब अगर मैं जुगनी को एक्सप्लेन करने लग जाऊं, वो अपने आप में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, उसमें इतनी सारी हिस्ट्री है, और उसके साथ में ये सारे गाने एक्सप्लेन करने लग जाऊं ना, तो वो पटाखा गुड्डी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इसलिए मैंने जुगनी का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। तो इसके बाद मैं वही वीडियो अपलोड करूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जुगनी एक ऐसी लड़की को, एक ऐसे औरत को बोला जाता है जो इंडिपेंडेंट है, रिबेल है, जो समाज से लड़ने के काबिल है। उस लड़की को जुगनी बोला जाता है आजकल के जो कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स हैं ना, उनमें। बाकी इसको बहुत डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है ना, तो मैं इंटरेस्टेड लोगों को बोलूंगा कि प्लीज ले लो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत डीप फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल चीजें डालता हूँ, जो
कुन फायकुन में फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि खुद को खोजना बहुत ज़रूरी है, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, खुद से रिहा होना ज़रूरी है, वो सब उस गाने में लिखा हुआ था। बट खुद से रिहा कैसे होते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको जिससे हम खुद से रिहा होंगे, ये सारी चीज़ें उस गाने में लिखी नहीं है, बट वो गाने से रिलेटेड ही है। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वो सब मैं अपने मेंबर्स के लिए डालता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप और हाई फंडू बातें हैं, तो सब लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, सब लोग सिर्फ गानों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना और डीप, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, खुद से रिहा होते कैसे है। और पटाखा गुड्डी गाने में भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हर वीडियो की मैं वहाँ पे डालते रहूँगा। सो प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।